Hello students, welcome back to my channel. We are reading chapter 9 of history. The name of the chapter is Traders, Kings and Pilgrims. प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया कि हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में हमें कैसे जानकारी मिली। तो इसमें हमने देखा कि जो नदन ब्लैक पॉलिशवेयर जो थे वो आर्कोलॉजिस्ट साइट पर सब कॉन्टिनेंट में कई जगह पर मिले। तो इससे पता चलता है कि जो वहाँ पर पोट्री बनती थी, पोट्री जो पोट्स बनाए जाते थे, स्पेशली बाउल्स और प्लेट्स, उनको जो ट्रेडर्स से व्यापारी जो थे वो उस स्थान से लेकर दूसरे स्थानों पर बेचते थे। और साउथ इंडिया के बारे में हमने देखा कि साउथ इंडिया में गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर, जिसमें कि स्पेशली काली मिर्च थी, जिसका जो रोमन एम्पायर में जिसकी बहुत डिमांड थी काली मिर्च की, जिसे वहाँ पर ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। तो जो ट्रेडर्स होते थे वो रोम में शिप के थ्रू या लैंड के थ्रू आते थे और व्यापार करते थे। और इसमें हमने देखा कि साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि रोम के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद हमने रीड किया न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, समुद्र तट से लगे हुए राज्य। तो इसमें हमने 3 चीफ्स के बारे में पढ़ा, चोलास, चेरास और पांड्यास, जो कि 2300 साल पहले बहुत पावरफुल साउथ इंडिया के बहुत पावरफुल रूलर रह चुके थे। और इन चीफ्स के पास 3 पावर ऑफ सेंटर थे। तो इन पावर ऑफ सेंटर से जो ये दो पावर ऑफ सेंटर थे इनके पास, उनमें से 2 सिटीज़ जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक फुआर या कावेरी पट्टनम जिसको बोला जाता था, जो कि चोलास का पोर्ट था, बंदरगाह थी चोलास की। और दूसरी मदुरई थी, जो कि पांड्यास की कैपिटल थी। तो इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट मीन्स रेशम मार्ग की कहानी। The rich, glossy colors of silk, as well as its smooth texture, make it a highly valued fabric in most societies. अब जो सिल्क होता है, रेशम जो होता है, इसकी बहुत ही चमकीले कलर्स होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइबर और पकड़ने में बहुत स्मूथ होता है। और इसी वजह से ज़्यादातर सोसाइटीज़ में इसको बहुत हाई वैल्यू का फैब्रिक माने जाने लगा था। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क को बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मीन्स एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है सिल्क को बनाना। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoon of silkworms, spun into thread and then woven into cloth. अब जो ये कच्चा सिल्क जो बनता है वो किससे बनाया जाता है? कोकोन ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म होता है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा जिसको कि कोकून बोला जाता है, उससे कच्चा सिल्क बनाया जाता है। फिर उसे उस कच्चे सिल्क से धागा बनाया जाता है और फिर धागे से क्या किया जाता है? कपड़ा बुना जाता है। So techniques of making silk were first invented in China around 7000 years ago. और जो ये सिल्क बनाने की जो तकनीक थी सिल्क बनाने की, वो सबसे पहले इन्वेंट की गई थी चाइना में अराउंड 7000 ईयर्स एगो। 7000 साल पहले चाइना में सिल्क की टेक्निक बनानी शुरू हुई थी। वाइल द मेथड रिमेन्ड अ क्लोज गार्डेड सीक्रेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पर ये जो टेक्निक थी, इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और कई हज़ारों साल तक ये टेक्निक एक सीक्रेट बनी रही। मीन्स ये जो सिल्क बनाने की टेक्निक थी, इसको चाइना वालों ने दूसरे देशों से छिपा कर रखा था। Some people from China who went to distant land on foot, horseback and on camels carried silk with them. अब जो उनमें से कुछ लोग थे वो चाइना से दूर देशों की तरफ जाते थे, चाहे वो पैदल जाते हों या घोड़ों पर जाते हों या ऊँट पर जाते हों, तो वो अपने साथ सिल्क लेकर जाते थे।
The path they followed came to be known as the सिल्क रूट. अब जिस रास्ते से वो जाते थे, जिस रास्ते से वो सिल्क लेकर जाते थे, उन रास्तों को बोला जाता था सिल्क रूट. Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. अब कभी कभी जो चाइना के रूलर्स थे वो ईरान और वेस्ट इंडिया के रूलर्स को सिल्क एज अ गिफ्ट भेजते थे, और उसके बाद और कंट्रीज में सिल्क आने लगा और इससे बहुत सिल्क फैलने लग गया था. तो इससे धीरे धीरे लोगों को सिल्क की नॉलेज होने लग गई थी और सिल्क के बारे में उनकी जानकारी बढ़ने लग गई थी. About 2000 years ago, wearing silk became a fashion amongst rulers and rich people in Rome. और लगभग 2000 साल पहले सिल्क पहनना एक फैशन बन गया था. कहाँ पर? रोम के रूलर्स में, मीन्स रोम के शासकों में, और रिच पीपल में, जो रोम के अमीर लोग होते थे या जो रोम के शासक होते थे, उनमें सिल्क पहनना एक फैशन बन गया था. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत कीमती था, बहुत कॉस्टली था, एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वेज ऑफ चाइना अलोंग डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट. अब जिस रास्ते से ये सिल्क ले जाया जाता था चाइना से, जिस रास्ते से सिल्क होकर जाता था, वो रास्ता कैसे था? वहाँ पर डेंजरस रोड थी, बहुत खतरनाक सड़कें थी. जो रास्ता था वो माउंटेन से होकर जाता था या डेजर्ट मरुस्थल से होकर जाता था. तो जो सिल्क जिस रास्ते से भी जाता था वो रास्ता बहुत टफ था. People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. अब जो लोग उन रास्तों के आसपास रहते थे वो क्या करते थे? वो जो सिल्क लेकर जाते थे व्यापारी, उनसे डिमांड करते थे, पेमेंट की डिमांड करते थे कि जो ये व्यापारी सिल्क लेकर जा रहे हैं वो इनको कुछ ना कुछ पेमेंट देकर जाएं. Look at map 6, page 76 to 77, which shows the Silk Route and its branches. आप मैप देखोगे, मैप 6 पेज नंबर 76 और 77 पर, जहाँ पर सिल्क रूट और उसके ब्रांचेस को दिखाया गया है. Some kings tried to control large portions of the route. और कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने उस रूट के बहुत बड़े पोर्शन को कंट्रोल कर रखा था. मीन्स कुछ ऐसे रूट्स थे सिल्क ले जाने के जिनको कुछ राजाओं ने कंट्रोल कर रखा था. This was because they could benefit from taxes, tributes, and gifts that were brought by traders traveling along the रूट. और उन्होंने ऐसा किस लिए कर रखा था? क्यों उन्होंने जो लार्ज पोर्शंस थे रूट के उनको कंट्रोल कर रखा था? क्योंकि जो व्यापारी ट्रैवल करते थे इन रूट से, वो उनसे जो टैक्स मिलता था या जो ट्रिब्यूट्स मिलते थे और जो गिफ्ट्स मिलते थे, वो जो लोग थे वो इनसे बेनिफिट उठा सकें. मीन्स जो व्यापारी उस रास्ते से जाते थे सिल्क लेकर, तो वो उन व्यापारियों से टैक्स वसूल कर सकें, ट्रिब्यूट ले सकें या गिफ्ट्स ले सकें. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. और इसके बदले में जो राजा के जो लोग थे, इसके बदले में वो क्या करते थे? ट्रेडर्स को, जो रॉबर्स थे उनके राज्य में, अगर वो उन पर अटैक कर देते थे तो वो लोग उन रॉबर्स से ट्रेडर्स की रक्षा करते थे. The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. और जो सबसे बेस्ट नोन रूलर्स थे जिन्होंने सिल्क रूट पर कंट्रोल कर रखा था वो थे कुशानास, जिसने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगभग 2000 साल तक राज किया था, मीन्स राज्य किया था. तो जो जिसने सिल्क रूट को कंट्रोल कर रखा था वो कौन थे? कुशाना से. और उन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगभग 2000 साल तक शासन किया था. Their two major centers of power were पेशावर एंड मथुरा. और जो उनके दो मेजर सेंटर थे
वो कौन थे? पेशावर और मथुरा, उनके दो बहुत बड़े सेंटर से केंद्र थे, शक्तिशाली केंद्र। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, और उनके राज्य में तक्षशिला भी इंक्लूड था। During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. अब उसके रूल के दौरान, जब ये कुशानाज रूल करते थे, उनके शासन के दौरान जो एक बहुत बड़ी शाखा थी सिल्क रूट की, वो सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड की गई। मीन्स सेंट्रल एशिया से वो बढ़ती गई सिल्क रूट, और सी पोर्ट तक गई, जहाँ की रिवर इंडस है, सिंधु नदी के मुहाने तक गई। कहाँ पर? जो कि वेस्ट वार्ड में शिप्स के थ्रू ले जाई जाती थी रोमन एम्पायर में। तो द कुशानास वर अमंग्स्ट द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। और जो कुशानास जो थे, वो सबसे पहले रूलर थे सब कॉन्टिनेंट के, जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। These were used by traders along the Silk Route, और ये किसके द्वारा यूज किए जाते थे? ट्रेडर्स के द्वारा यूज किए जाते थे सिल्क रूट के रास्ते। जब सिल्क रूट पे वो जाते थे तो वहां पर इन कॉइन्स को यूज किया जाता था। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रचार। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कनिष्का। अब जो कुशानास के जो फेमस रूलर थे वो कौन थे? कनिष्क थे। हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स एगो, जिसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया, एक बुद्ध संघ बनाया, जहाँ पर स्कॉलर्स मिलते थे और मैटर्स, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते थे, उन पर डिस्कशन करते थे। Ashwagosha, a poet who composed a biography of the Buddha, the बुद्ध चरिता। अब कनिष्क के कोर्ट में एक अश्वघोष एक पोइट थे, जिसने बुद्ध पर एक बायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था बुद्ध चरित, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत। अब जो अश्वघोष और जो दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, उन्होंने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism new developed. अब एक नया फॉर्म बुद्धिज्म का, एक नया फॉर्म डेवलप हो गया था, जिसको क्या बोला जाता था? महायान बुद्धिज्म। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। इसके दो मुख्य फीचर्स से, दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी? Earlier, the Buddha's presence was shown in the sculpture by using certain signs. पहले क्या होता था? जो बुद्ध की प्रेजेंस जो होती थी, उसको कैसे शो करते थे? जो स्कल्पचर्स बनते थे, उसमें अलग अलग तरह के साइन, अलग अलग संकेत के माध्यम से बुद्ध की प्रेजेंस को शो किया जाता था। फॉर इंस्टेंस, हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि जहाँ पर बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ हुई थी? बोध गया में पीपल ट्री पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो जो पीपल ट्री है, उसको एज अ स्कल्पचर शो किया गया है, एक मूर्ति के रूप में उसको शो किया गया है। नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड। अब क्या होने लगे? बुद्ध के स्टैचू बनने लगे थे। Many of these were made in Mathura while others were made in Takshila. उसमें से जो कुछ स्टैचूज थे वो मथुरा में बनाए जाते थे और कुछ स्टैचूज तक्षशिला में बनाए जाते थे। The second change was a belief in बोधिसत्व। अब जो सेकंड चेंज था वो क्या था? बोधिसत्व में बिलीफ, मतलब बोधिसत्व में आस्था जो थी, वो एक सेकंड चेंज आया था।
These were supposed to be persons who had attained enlightenment. और इसमें वो persons आते थे, वो लोग आते थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. अब ये वो लोग थे जिनको एनलाइटमेंट मिल चुका था. वो क्या कर सकते थे? वो अपनी जो पूरी लाइफ थी वो आइसोलेशन में, मतलब अकेले में, एकांत में वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, या वो तपस्या साधना कर सकते थे. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. अब लेकिन इसकी बजाय उन्होंने ये करने के बजाय उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपना जो ध्यान है, अपना जो काम है, वो यही संसार में रहकर लोगों को सिखाएं या उनकी हेल्प करें. तो हम क्यों एकांत में बैठकर तपस्या करें, हम क्यों अकेले रहें? इससे अच्छा यह है कि हम लोगों को, संसार में रहकर लोगों को शिक्षा दें और उनकी हेल्प करें. The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China and later to Korea and Japan. अब जो ये बोधिसत्व की जो पूजा थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और कई जगह पर फैल गई थी, जैसे कि सेंट्रल एशिया में, चाइना में और उसके बाद कोरिया और जापान तक बौद्धिस्ट पूजा फैल चुकी थी. Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. अब बुद्धिज़्म भी जो था, बौद्ध धर्म का प्रसार भी बहुत ज़्यादा फैल चुका था वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में, जहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक के रहने के लिए दर्जनों गुफाएं बनाई गई थी. मीन्स दर्जनों से भी ज़्यादा जो पहाड़ियों को खोदकर, पहाड़ियों को काट कर गुफाएं बनाई गई थी बुद्धिस्ट मोंक के रहने के लिए. Some of these caves were made on the orders of kings and queens, others by merchants and farmers. और जो कुछ caves थी उनमें से कुछ गुफाएं जो थी वो राजा या रानी के ऑर्डर पर बनाई गई थी, और जो दूसरी गुफाएं थी उनको मर्चेंट या फार्मर्स के ऑर्डर पर बनाए गए थे. These were often located near passes through the Western Ghat. और ये कहाँ पर लोकेटेड थे? वेस्टर्न घाट के रास्ते पर लोकेटेड थे. ये जो केव्स थी ये वेस्टर्न घाट के रास्ते में स्थित थी. रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पेरियस पोर्ट्स Roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. अब जो डेक्कन के सिटीज थी, दक्कन के जो शहर थे और कोस्ट थे, उनके जो समृद्ध पोर्ट्स थे, प्रॉस्पेरियस जो पोर्ट्स थे, और इन्हें कनेक्ट करने वाली जो रोड थी वो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती थी. ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these cave monasteries during their travels. अब जो ट्रेडर्स होते थे, जो ऐसा लगता था कि जो ट्रैवल करने वाले ट्रेडर्स हैं, जो यात्रा करते थे ट्रेडर्स, वो इन्हीं केव में, जो ये केव्स बनाई गई थी, केव मोनेस्ट्रीज, जो ये गुफाएं बनाई गई थी मठ की, यहीं पर आकर वो रुकते थे और कुछ टाइम वो आराम करते थे. Buddhism also spread southeastward to Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and other parts of Southeast Asia, including Indonesia. अब जो बुद्धिज़्म का जो प्रसार था, बौद्ध धर्म का जो प्रसार था, वो कई जगहों पर हुआ, जैसे साउथ ईस्टवर्ड, श्रीलंका तक, म्यांमार, थाईलैंड, और जो दूसरे साउथ ईस्ट के पार्ट्स हैं जैसे एशिया हो गया और उसमें इंडोनेशिया भी इंक्लूड है. तो इन सभी जगहों पर बुद्धिज़्म का प्रचार बहुत ज़्यादा हो चुका था. द ऑर्डर द The older form of Buddhism, known as
थरेवेदा बुद्धिज्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। और जो सबसे प्रारंभिक बुद्धिज्म की जो फॉर्म थी जिसे कि थरेवेदा बुद्धिज्म कहा जाता था, वो इन एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। सो हियर पार्ट 2 is completed. Next part we will read in our next video. Till then, thank you students. Bye bye.